हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तराखंड का नया टॉपिक यानी कि हिस्ट्री। उत्तराखंड हिस्ट्री जो हमारा चल रहा है इसमें नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, जहाँ पे पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ। पुरा प्रजातियाँ हमने उत्तराखंड का हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमने प्राचीन उत्तराखंड जो था वो खत्म हो गया था हमारा। ठीक है, और मध्यकालीन उत्तराखंड में हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने इससे पहले जो था उत्तराखंड की जो आप वीडियो देखे होंगे आपने, तो उसमें हमने कुनिंद वंश पढ़ा। ठीक है, उसमें हमने कार्तिकेय राजवंश पढ़ा, कत्यूरी राजवंश पढ़ा। तो कत्यूरी राजवंश के बाद हम मध्यकालीन उत्तराखंड में आ चुके हैं, और उसमें हम पढ़ेंगे चंद्रवंश, पंवार वंश, फिर इसके बाद हम गोरखा काल पढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक उत्तराखंड में जो आ जाता है। लेकिन उससे पहले हम एक और टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि उत्तराखंड का पुरा प्रजातियों से संबंधित रहा है। उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों के बारे में आपके पास क्वेश्चन कई बार बनकर आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, जहाँ पे आपको इसके प्रशासन या किस किस प्रकार के यहाँ पे रहा है, किसका क्या उनकी भाषाएं क्या क्या थी, कौन सी जो प्रजाति जो थी किस चीज़ के लिए जानी जाती है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास बनकर आते हैं। तो सबसे पहले जो थी उत्तराखंड पर जो शासन करने वाली जो सबसे पहली प्रजाति जो थी वो थी कोल प्रजाति। कौन थी? प्रथम जो प्रजाति थी उत्तराखंड पर शासन करने वाली, प्रथम प्रजाति जो थी वो थी कोल प्रजाति। क्या थी? कोल प्रजाति। यानी कि उत्तराखंड पर या उत्तराखंड आने वाली जो पहली जो शासन जो प्रजाति जो थी वो क्या थी? कोल प्रजाति थी। ठीक है, और इसी को यानी कि अगर हम इससे बात करें, सी प्रसाद डबराल जो हैं, इसको कहते हैं कि ये सबसे प्राचीन प्रजाति रही है। सी प्रसाद डबराल, सी प्रसाद डबराल को किस नाम से जाना जाता है भाई? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड या सी प्रसाद डबराल को चारण, उनके घुमक्कड़ जो उनका जो घूमने का जो उनका शौक जो है, उस व्यवहार के कारण जो उसका शौकीन मिजाज, उनका घुमक्कड़ जो है, उस कारण को चारण भी कहा जाता है। ठीक है, तो शिव प्रसाद डबराल ने कहा है कि जो कोल या मुंड जाति, कोल यहाँ उसको मुंड जाति बोलते हैं, मुंड। ठीक है, कोल या मुंड जाति जो है, ये जो जाति है वो उत्तराखंड या भारत के हिमालयी क्षेत्र की सबसे प्राचीनतम जाति है। वो कहते हैं कि भारत के हिमालयी क्षेत्र की प्राचीनतम जाति है, प्राचीनतम जनजाति है। ठीक है, तो शिव प्रसाद डबराल के अनुसार जो है सबसे प्राचीनतम जाति कौन है? भारत की या हिमालय क्षेत्र की, भारत में बसने वाली हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति जो है वो कौन सी है? वो है कोल या मुंड, जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड पर आने वाली पहली जो प्रजाति जो है, उत्तराखंड आने वाली पहली प्रजाति जो है वो क्या है? कोल है, या इसको मुंड भी कहा जाता है। मुंड जो है, कोल प्रजाति का वर्णन जो है वो, जैसे कि आपके मुंड जो है वो आपके साहित्यिक ग्रंथों में मिलता है। साहित्यिक ग्रंथों में जो मुंड प्रजाति जो है, या साहित्यिक ग्रंथों में जो साहित्यिक ग्रंथों में जो कोल प्रजाति है उसका वर्णन मुंड, या दूसरा नाम इसका मिलता है सबर। मुंड या सबर नाम से जो है वो इसका उल्लेख मिलता है साहित्यिक ग्रंथों में। किसका? कोल प्रजाति का। कोल प्रजाति जो है वो उत्तराखंड आने वाली पहली प्रजाति है, जिसका उल्लेख साहित्यिक ग्रंथों में जो है मुंड या सबर के नाम से मिलता है। शिव प्रसाद डबराल कहते हैं कि ये जो जाति है, यानी कि जो कोल जाति है, वो हिमालयी क्षेत्र यानी कि भारत के जो हिमालय क्षेत्र में बसने वाली जातियों में से सबसे प्राचीन जाति है, मुंड या कोल जाति। ठीक है, ये लोग जो दिखने में क्या होते थे? कुरूप होते थे। कोल प्रजाति के लोग जो थे वो दिखने में कैसे होते थे? कुरूप होते थे और भद्दे किस्म के दिखने वाले होते थे। ठीक है, कुरूप और भद्दे किस्म के दिखने में होते थे। और ये लोग जो थे, यानी कि जो कोल प्रजाति के लोग जो होते हैं वो नाग पूजा तो करते ही हैं, नाग पूजा करते हैं, साथ ही लिंग पूजा भी करते थे। साथ ही ये शिवलिंग की पूजा भी ये करते हैं और नाग पूजा भी ये करते हैं। ठीक है, इसमें जो कोल्य गणतंत्र जो है प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें, जो कोल प्रजाति जो हम कह सकते हैं कोल्य गणतंत्र जो है, कोली जो समाज जो है वो देखने के लिए कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है नेपाल में। और इनमें एक प्रभाव पाया जाता है
जो होता है कुमार कुमारी प्रथा। कुमार कुमारी प्रथा जो है, जो कि भोटांतिक रड़बड़ प्रथा जो है, एक भोटांतिक जो प्रभाव जो है देखने के लिए मिलता है कुमार कुमारी प्रथा। कुमार कुमारी प्रथा भोटांतिक जो होता है, यानी कि भोटिया लोगों में जो पाई जाती है, तो अभी तो वो चीज़ समाप्त हो गई है, लेकिन ये होता था कि अपने स्वेच्छा से विवाह के लिए वर को चुनना, यही उसका मेन मतलब होता था। या वर वधु जो होता था अपने हिसाब से, अपने स्वेच्छा से वो चुनते थे, जिसमें एक अलग ही उनकी प्रथा होती थी कि गांव से बाहर जो होता था एक झोपड़े या कुछ मकान टाइप के बना दिए जाते थे, जहाँ पर जो कुंवारे लड़के और लड़कियां जो थे वहाँ पे जाके मिलते थे। ठीक है, उसके बाद वो अपने हिसाब से जो उनको कह सकते थे कि अपना जीवन साथी चुनते थे। ठीक है, तो वो कुमार कुमारी प्रथा जो होती है वो भोटिया लोगों में पाई जाती थी। अभी उसका प्रचलन बहुत कम हो गया है। तो ऐसी प्रथा जो है कुमार कुमारी प्रथा, वो भी क्या पाई जाती थी, कोल प्रजाति में ये पाई जाती थी। ठीक है, इसके बाद कोल के बाद आते हैं किरात। ठीक है, किरात आते हैं, कोल के बाद क्या आते हैं, किरात वंशज आते हैं। कोल जाति के बाद कौन आते हैं, किरात आते हैं। और किरात जो है, ऐसे अगर बात करें तो इसका जो हमें उल्लेख जो मिलता है, किरात वंश का जो उल्लेख मिलता है, किरात प्रजाति का उल्लेख मिलता है हमें, वो मिलता है हमें रघुवंशम महाकाव्य में। कहाँ पे मिलता है, रघुवंशम महाकाव्य में। रघुवंशम महाकाव्य जो है वो किसका है, कालिदास का है। ठीक है, किसका है, कालिदास। और कालिदास किसके दरबार के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे कालिदास। ठीक है, तो रघुवंशम जो है वो कालिदास की, रघुवंशम हो गया, विक्रम चतुर्वशीम हो गया, और मालविकाग्निमित्रम हो गया, और विज्ञान शाकुंतलम हो गया। ठीक है, और मेघदूतम हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो है वो किसके हैं, कालिदास की रचनाएं हैं। तो इसका वर्णन की किरात उत्तराखंड में किरात प्रजाति जो रही है, इसका वर्णन हमें किसे देखने को मिलता है, वो मिलता है कालिदास की रघुवंश में मिलता है। ठीक है, तो कोल के बाद जो था उत्तराखंड पर, कोल प्रजाति के बाद पहले तो कोल प्रजाति आती है, और कोल के बाद क्या आते हैं, किन्नर आते हैं। कोल के बाद किन्नर या किरात। ठीक है, तो कोल के बाद किरात आए, जिनको किन्नर के नाम से भी जाना जाता है। कोल के बाद क्या आए, किरात आए। किरातों को जो इनकी जिनकी जानकारी जो है, इनका इनकी किरात का अधिकार हुआ था। कोल के बाद किरात का अधिकार हुआ, जिनको किन्नर या कीर कहा जाता है। ठीक है, और इस यानी कि किरात वंशज की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, वो मिलती है रघुवंशम, यानी कि कालिदास के रघुवंशम से मिलती है। ठीक है, स्कंद पुराण में किरात लोगों को ही स्कंद पुराण में भिल्ल कहा गया। स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में किरात लोगों को ही क्या कहा गया है, भिल्ल कहा गया है। स्कंद पुराण में किरात लोगों को ही क्या कहा गया है, भिल्ल कहा गया है। और इनकी भाषा जो थी, इनको जो था, इनकी भाषा जो होती थी, किरातों की भाषा क्या थी, वो थी मुंडा भाषा। क्या थी, मुंडा भाषा ये बोलते थे। ठीक है, किरातों की भाषा क्या थी, मुंडा भाषा थी। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पे बात करते हैं, बाणभट्ट की एक पुस्तक है, देखिए कादम्बरी। उत्तराखंड पर हर्षवर्धन काल रहा है, इसकी जानकारी बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित से मिलती है। और हर्षचरित और कादम्बरी दोनों पुस्तक किसकी, बाणभट्ट की है। और बाणभट्ट की दूसरी पुस्तक यानी कि कादम्बरी से हमें पता चलता है बाणभट्ट की पुस्तक है, बाणभट्ट की पुस्तक। कादम्बरी से ज्ञात होता है उत्तराखंड पर किरातों के वर्णन के बारे में, यानी कि किरातों ने यहाँ पर जो थे, उसके किरातों के निवास की पुष्टि जो होती है, कहाँ से होती है, बाणभट्ट की कादम्बरी से होती है। महाभारत के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था, महाभारत के युद्ध में इन्होंने कौरवों की तरफ से भाग लिया था। महाभारत के में इन्होंने क्या किया था, सॉरी कौरवों की तरफ से महाभारत है, सॉरी महाभारत का जो वन पर्व है, वन पर्व है, उससे ये ज्ञात होता है कि इसके पूर्वजों ने, किरातों के पूर्वजों ने ही अर्जुन से युद्ध किया था। किससे युद्ध किया था, अर्जुन से युद्ध किया था। ठीक है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने जो अपने नेता, यानी कि जो किरातों ने अपने नेता, यानी कि जो आराध्य रहे हैं किरातों के, भगवान शिव। ठीक है, तो शिव के झंडे के नीचे जो था, उन्होंने कहते कि शिव के साथ या शिव की तरफ से, भगवान शिव की ओर से, अपने नेता शिव की तरफ से उन्होंने अर्जुन से क्या किया था, युद्ध किया था। और ये जो युद्ध जो हुआ था, जो युद्ध होता है, वो होता है बल्लभ केदार नामक स्थान पर। कहाँ होता है, बल्लभ केदार नामक स्थान पर।
जो युद्ध हुआ था कहाँ पर हुआ था, विल्लव केदार नामक स्थान पर हुआ था और इसे प्रेजेंट टाइम पर शिव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, शिव प्रयाग के नाम से इसको जाना जाता है, शिव प्रयाग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तराखंड पर शासन या उत्तराखंड आने वाली प्रजाति कौन है, वो आपकी है कोल प्रजाति। कोल के बाद आते हैं किरात। किरातों को किन्नर या कीर भी कहा जाता है और किरातों के निवास की पुष्टि जो होती है हमें एक तो बाणभट्ट की कादंबरी से होती है कि उत्तराखंड पर किरातों के निवास की पुष्टि रही है या जो किरातों ने यहाँ पे निवास किया था, और दूसरा हमें मिलता है कालिदास की रघुवंश से। रघुवंशम जो है कालिदास की रघुवंशम से भी मिलती है, जहाँ पर इनको किन्नर या कीर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल शब्द दिया गया है और किरातों की जो भाषा जो थी वो कौन सी भाषा थी, मुंडा भाषा थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो किरात जो थे उन्होंने अपने नेता यानी कि शिव आराध्य जो शिव के झंडे के नीचे जो था उन्होंने अर्जुन से युद्ध किया था और ये युद्ध जो होता है वो विल्लव केदार नाम के स्थान पर हुआ था और जिसको शिव प्रयाग के नाम से प्रेजेंट टाइम में जाना जाता है। अगर वर्तमान समय में बात करें तो अस्कोट डीडीहाट वाला जो क्षेत्र है वहां पर किरात लोग जो है निवास करते हैं। ठीक है, किरातों के बाद जो थे यहाँ पे आए थे, यानी किरातों के बाद आए थे खस आए थे। ठीक है, किरातों के बाद कौन आए, खस आए थे। किरातों के बाद कौन आए थे, खस प्रजाति आई थी यहाँ पे। ठीक है, तो पहला आए थे कोल, जिनको कोल यानी कि कोल या मुंड या सवर के नाम से उनके साहित्यिक ग्रंथों की चर्चा मिलती है। ठीक है, और शिव प्रसाद डबराल के द्वारा उनको कहा गया कि भारत के हिमालय क्षेत्र में सबसे प्राचीन जाति जो है वो आपकी कोल है, जो कि देखने में कुरूप एवं भद्दे होते थे। लिंग पूजा यानी कि शिवलिंग की पूजा, नाग पूजा ये करते हैं और साथ साथ जैसे कि भूटांतिकों में यानी कि भूटिया लोगों में कुमार कुमारी प्रथा पाई जाती थी, तो उनमें भी कुमार कुमारी प्रथा पाई जाती थी। ठीक है, बाकी किरात के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अगला हम आते हैं खस के बारे में। ठीक है, खस प्रजाति से रिलेटेड कुछ एक दो आपने प्रथाएं याद रखनी है, बाकी यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो खस प्रथाएं क्या क्या है उनके बारे में थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। अब आता है खस प्रजाति आती है। खस प्रजाति ने क्या किया, खस प्रजाति जो थी ये आपकी आती है किरातों के बाद खसों का यहाँ पर वर्णन मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि 1885 में इस यानी कि खस जनजाति को ही या खस जाति को ही शूद्र वर्ग में रखा गया था। ठीक है, शूद्र वर्ग में इसको रखा गया था और इसका वर्णन जो हमें मिलता है, खसों का वर्णन जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें महाभारत के वन पर्व में। महाभारत के वन पर्व में हमें जो है किरातों का भी वर्णन मिलता है, जहां पर हमें पता चलता है कि अर्जुन के साथ जो है किरातों के द्वारा युद्ध किया जाता है भगवान शिव की तरफ से। ठीक है, और जो खस जो है इन्होंने क्या किया था, इनका भी वर्णन जो हमें महाभारत के वन पर्व से मिलता है, जहां पर हमें पता चलता है कि खसों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। क्या क्या था, कौरवों की तरफ से इन्होंने युद्ध लड़ा था। ठीक है, इसमें यानी कि कुछ प्रथाएं इनमें हैं, जैसे कि नंबर 1 जो है घर जमाई प्रथा। घर जमाई प्रथा जो है वो कहाँ पर अभी विद्यमान होती है, वो मिलती है खसों के समय। ठीक है, खसों की जो खस प्रजाति है उनमें क्या होता था, घर जमाई प्रथा होती थी। कुछ प्रथाएं हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले जैसे यहाँ पे आती है झटेला प्रथा। झटेला प्रथा जो थी वो खसों में विद्यमान थी। ठीक है, दूसरी प्रथा जो थी यहाँ पे टिकुआ प्रथा कहाँ पर थी, वो भी खसों में व्याप्त थी। ठीक है, तीसरी हमने यहाँ पे घर जमाई प्रथा, दूसरी और तीसरी कर देते हैं यहाँ पे, और चौथी यहाँ पे जो थी वो थी देवदासी प्रथा। ये 4 प्रथाएं आपको याद रखनी है खसों से संबंधित। खसों से संबंधित आपकी 4 प्रथाएं कौन कौन सी हो गई, नंबर आपकी घर जमाई प्रथा हो गई, दूसरी आपकी टिकुआ प्रथा हो गई, तीसरी आपकी जटेला प्रथा हो गई और चौथी आपकी देवदासी प्रथा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो था खस जो थे, जब खस यहाँ पे आए थे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो था वो बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार यहाँ पे हुआ था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार जो था वो कब हुआ था, वो खसों के समय ही हुआ था। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे घर जमाई तो प्रथा आप सब लोग जानते हैं। घर जमाई प्रथा क्या होती है, यानी कि शादी के बाद भी लड़की अपने मायके में रहेगी और पति भी वहीं रहेगा, वो आपकी हो जाएगी घर जमाई प्रथा हो जाएगी। झटेला प्रथा, टिकुआ प्रथा, देवदासी प्रथा। झटेला प्रथा ये होती है यदि कोई महिला जो होती है वो विधवा हो जाती है, ठीक है, और विधवा होने के बाद अगर वो दूसरे से शादी करती है तो पहला जो पुत्र जो था, यानी कि पहले पति से जो उसका पुत्र हुआ है
उस पुत्र को क्या कहा जाता है, जटेला कहा जाता था। ठीक है, जटेला ने यदि कोई स्त्री जो थी वो दूसरे व्यक्ति से विवाह कर दिया, विधवा स्त्री जो है वो दूसरे व्यक्ति से विवाह करती है, तो पहले पुत्र या पहले पति से उत्पन्न पुत्र को जटेला कहा जाता था। टिकवा प्रथा, टिकवा का मतलब टिका दो, ठीक है टिकवा का मतलब क्या, टिका देना। तो क्या लिखा था कि जो महिलाएं होती थी यानी कि टिकवा जो यानी कि जो खसों की जो विधवाएं होती थी वो किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, किसी भी पुरुष को अपने घर में टिका सकती थी। तो सीधी सी बात है, टिकवा प्रथा। ठीक है, तो किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, उसको बोला जाता है टिकवा प्रथा, जो कि व्याप्त थी किसमें, खसों में। और देवदासी प्रथा का मतलब होता है कि जो खस लोग जो थे वो अपनी सबसे बड़ी पुत्री, जो ज्येष्ठ पुत्री जो होती थी, उसको मंदिर में दान कर देते थे। ठीक है, मंदिर में क्या कर देते थे, दान कर देते थे, जिसको देवदासी प्रथा कहा जाता है। ठीक है, राजशेखर की काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा किसकी है, पुस्तक आपकी है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा है वो है राजशेखर की। राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार जो है ऐसा माना जाता है कि मध्यकाल जो यानी कि जो कार्तिकीपुर नगर जो था वहां पर जो था खसों का वहां पर क्या था, निवास स्थान हुआ करता था, या खसाधीपति यहाँ पे यानी कि खसों का वहां पर अधिकार, जो राज्य था वहां पर खसों का अधिकार वहां पे हुआ करता था। ठीक है, और खसिया जो थे यानी कि खस जो जनजाति है इसके टाइम पीरियड को बोला जाता है खस्या पीरियड। ठीक है, या खस्या काल। तो खस्या राज बोले या खस्या काल बोले, तो कुमाऊं में खस्या राज जो था यानी कि खस्या पीरियड जो था या खस जनजाति का जो टाइम पीरियड जो था उसको कुमाऊनी कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो खस्या काल जो था या खस्या राज जो था वो कुमाऊं में जो कुमाऊनी कला का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो खस्या पीरियड जो है वो क्या होता है वहाँ पर, या खस्या जो राज जो था कुमाऊं में या कुमाऊनी कला का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो खस जो लोग थे उनके 15 राजाओं ने क्या किया था, उत्तराखंड पर यहाँ पे राज किया था। उत्तराखंड के यानी कुमाऊं क्षेत्र पर क्या किया था, उन्होंने अपना राज शासन किया था 15 राजाओं ने। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे बात। अगर हम बाद में बात करते हैं भूतांत्रिकों के बारे में। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपके पास भूतांत्रिक प्रजाति है ना, शोका प्रजाति, हम भूतांत्रिक प्रजाति जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। भूतांत्रिक प्रजाति, भूतांत्रिक प्रजाति, किरात हमने पढ़ा पहले, कोल, किरात, खस, और अब है भूतांत्रिक प्रजाति। ठीक है, तो भूतांत्रिक प्रजाति जो थी एक शोका प्रजाति भी इसको कहा जाता है। और भोटिया प्रजाति या भूतांत्रिक प्रजाति जो है, जो कि काली नदी घाटी के आसपास जो थी, तो काली नदी के आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले जो जाति जो थी, प्रजाति जो थी, तो उसको भोटिया प्रजाति या उसको शोका प्रजाति कहा जाता था। भोटिया या शोका प्रजाति, भोटिया या शोका प्रजाति जो है वो कौन थी, जो काली नदी घाटों के आसपास के क्षेत्र पर निवास करने वाली जो जनजाति जो थी, प्रजाति जो थी, उसको भोटिया प्रजाति या शोका प्रजाति कहा जाता था। ये प्रजाति जो थी एक व्यापारिक प्रजाति जिसको बोला जाता है, व्यापारिक प्रजाति इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, व्यापारिक प्रजाति इसको कहा जाता है। अब व्यापारिक प्रजाति इसलिए कहते हैं 1914 में, जब 1914 में भारत और अंग्रेज यानी कि तिब्बत और अंग्रेजों के बीच जो समझौता हुआ था, ठीक है, तो तिब्बत और अंग्रेजों के बीच जो समझौता, उसके आधार पर क्या हुआ था कि भूटियों को क्या था कि चीन के साथ क्या था, व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार, या चीन या कैसे तिब्बत जब था, है ना, तो उसके साथ तिब्बत के साथ व्यापार करने की छूट यहाँ पे प्राप्त थी। जो कि ये जो व्यापार जो चलता है वो 1932 तक रहा था। कब तक रहा था, 1932 तक रहा था। ठीक है, तो खस के बाद क्या आते हैं, वो आते हैं किरात, सॉरी भूतांत्रिक प्रजाति। भूतांत्रिक प्रजाति जो है वो काली नदी घाटी के आसपास निवास करने वाली जो प्रजाति जो है उसको भूतांत्रिक या शोका प्रजाति के नाम से जाना जाता है। यह एक व्यापारिक प्रजाति थी। व्यापारिक प्रजाति इसलिए क्योंकि जो व्यापार जो था वो व्यापार जो होता था इसका चीन या तिब्बत के साथ, प्रेजेंट टाइम पे चीन हो गया, तब जो था वो तिब्बत के साथ 1914 से 1932 तक इसने यहाँ पर व्यापार किया था। ठीक है, भूतांत्रिक में जो होती है यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो उसके अनेक प्रजाति यहाँ पे होती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देख देते हैं कि भूतांत्रिक की जो उपजाति होती है, उपजाति इनकी होती है, उपजाति जो है भूतांत्रिकों की या भूटो की उपजाति जो होती है वो होती है, भूतांत्रिक उपजाति होती है राठ।
भूटांतिकों की उपजाति जो है राठ या संगोत्र या गोत्र जो होते थे, राठ या संगोत्र में क्या होती थी, ये डिवाइड होती थी। यानी कि जो उपजाति जो थी इनकी जो भूटांतिक जो प्रजातियां जो थी वो उपजाति यानी कि जिनकी उपजाति जो थी वो राठ या संगोत्र में विभाजित होती थी। ठीक है, अब जैसे उपजाति की कौन कौन सी हैं, जैसे गबरियाल हो गया, गुंजियाल हो गया, मर्तोलिया हो गया, टोलिया हो गया, पांगती हो गया, कुटियाल हो गया, तो ये इनकी उपजातियां थी। ठीक है, तो भूटान की जो उपजातियां जो थी वो अलग अलग जो क्या थी, राठ या संगोत्र में क्या होती है, वो डिवाइड होती थी। ठीक है, तो राठ या संगोत्र जो थे, ये जो राठ या संगोत्र जो इनके होते थे ये मानते थे इनको बिरादरी इनकी, इनकी बिरादरी का सूचक इसको मानते थे, किसका, बिरादरी का सूचक मानते थे। और एक जैसे जो गोत्र या एक जैसे संगोत्र या एक जैसे राठ जो होते थे या एक जैसे संगोत्र जो अगर हो जाते हैं उनमें वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होता था। यानी कि एक ही गोत्र में आने वाले जो थे, एक ही संगोत्र एक ही राठ में एक ही संगोत्र में आने वालों के बीच क्या होता था, वैवाहिक संबंध या विवाह नहीं करवाया जाता था। ठीक है, तो यानी कि जो इनकी जो उपजातियां, इनकी भूटांतिक जो प्रजाति होती है उनकी उपजातियां जो किस में थी, वो राठ या संगोत्र में विभाजित थी। उपजातियां कौन कौन सी होती है, भूटियों की या भूटांतिकों की, गबरियाल हो गया, गुंजियाल हो गया, दताल हो गया, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती, ठीक है, कुटियाल, ये सब क्या थी, इनकी उपजातियां थी। और ये उपजातियां जो थी वो किस में डिवाइड होती थी, राठ या संगोत्र में डिवाइड होती थी। और राठ या संगोत्र जो था वो भूटांतिकों का बिरादरी का सूचक माना जाता है, जिसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध जो है वो नहीं स्थापित किया जाता, यानी कि विवाह उन दोनों के बीच नहीं होगा। तो सेम गोत्र में या सेम संगोत्र में या सेम राठ में अगर एक ही समान जो है आने वाले, एक ही बिरादरी में जो आने वाले हैं, इसको मेन रूप से बिरादरी का सूचक मानते हैं। और एक ही बिरादरी में आ रहे हैं, यानी कि एक ही संगोत्र राठ या बिरादरी के हैं, अगर एक ही बिरादरी में आ रहे हैं तो फिर उनमें क्या होता था, वैवाहिक संबंध जो है वो स्थापित नहीं होता है। ठीक है, इनके कुछ देवता जो है भूटांतिकों की, जैसे कि घूरमा देवता, घूरमा देवता, घबला देवता, घूरमा देवता और घबला देवता। ठीक है, ध्यान रखिए इसका थोड़ा ये इन चीज़ों पे भी आप ये देखोगे कि ट्रिपल एस जो होता है क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो प्रशासन के तौर पर, यानी कि जो उनका संस्कृति कैसे, समाज कैसा है, प्रशासन कैसा है, किसी भी वंश अगर पढ़ रहे हैं तो उसका प्रशासन हो गया, समाज, कला, मूर्ति कला। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ज़्यादा का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी संस्कृति के बारे में, परंपरा कैसे रही है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो घूरमा देवता जो था, ये घूरमा देवता इनके होते हैं, वो होते हैं वर्षा के देवता। ठीक है, क्या होते हैं, वर्षा के देवता होते हैं। घूरमा देवता भूटांतिकों के वर्षा के देवता होते हैं, जबकि घबला देवता की जो पूजा है वो संपत्ति एवं व्यापार के लिए करते हैं। ठीक है, वर्षा के लिए, इनकी वर्षा के लिए वर्षा के देवता के रूप में करते हैं, घूरमा के देवता की पूजा करते हैं, जबकि घबला देवता की पूजा ये संपत्ति व्यापार के लिए करते हैं। ठीक है, स्थानीय भाषाओं में जो भूटांतिकों का समूह है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्थानीय समूह में जो था, इनका समूह जो होता था स्थानीय भाषा में, इनके समूह को कहा जाता है कुंज। कुंज जो है वो भूटांतिकों के समूह को कहा जाता है, स्थानीय भाषा में भूटांतिकों के समूह को कुंज कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो दो देवता मुख्य रूप से हैं, घूरमा देवता और घबला देवता। घूरमा देवता वर्षा के देवता, जबकि घबला देवता जो है वो संपत्ति व्यापार के देवता माने जाते हैं। ठीक है, भूटांतिकों के जो समूह जो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्थानीय भाषा में कुंज कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं में जन की जो आपका जो दारमा व्यास घाटी जो है, पर्यटन काली नदी घाटी बोल सकते हैं, फिर दारमा व्यास घाटी जो है, दारमा व्यास घाटी में मुख्य रूप से जो है ये जनजाति जो है वो निवास करती है, या जो भूटांतिक प्रजाति जो है वो उसमें देखने को मिलती है। और वहाँ पर एक प्रथा जो देखने की मिलती है वो होती है रणबड़ प्रथा। ठीक है, रणबड़ प्रथा, रणबड़ प्रथा वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो रणबड़ प्रथा जो है इसका प्रचलन जो है वो जो दारमा और व्यास घाटी में रहने वाले जो भूटांतिक लोग हैं उनमें ये पाई जाती है। और रणबड़ या रंग भंगिया है ना, आपने एक तो जिसमें कि एक क्या कैसे कह सकते कि एक प्रथा जो होती है, जैसे रात को बैठ गई है ना, किसी तरीके से बैठ गई और गाना बजाना होते हुए इस तरीके से एक प्रकार की एक प्रथा जो है वो पाई जाती है यहाँ पे, रंग भंग या रणबड़ प्रथा जिसको बोलते हैं। रणबड़ प्रथा जो है वो दारमा व्यास घाटी में रहने वाले भूटांतिकों के बीच में ये पाई जाती है। ठीक है, तो भूटांतिक लोग जो है वो काली नदी घाटी के आसपास क्षेत्र में रहने वाले, निवास करने वाली प्रजाति है, जिसको शोका प्रजाति भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो व्यापारिक प्रजाति जो थी इसने, क्योंकि इसका जो व्यापार जो रहा है तिब्बत के साथ इसने व्यापार किया है। 1914 में तिब्बत और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई थी, जिसमें
कि व्यापारिक यानी कि जो शोका प्रजाति जो है भोटिया प्रजाति है उसको चीन या तिब्बत के साथ, तब तो अभी तो चीन है तब तिब्बत है ना, तिब्बत के साथ क्या था व्यापार करने का इसको अधिकार यहाँ पे प्राप्त था। ठीक है, और ये जो होता है कि भूटांतिक जो प्रजाति उपजातियाँ भूटांतिक लोग जो अलग अलग उपजातियों में डिवाइड थे, जैसे कि आपके जैसे गवरियाल हो गया, गुंजाल हो गया, दताल हो गया, मर्तोलिया हो गया, टोलिया हो गया, पांगती हो गया, कोटियाल हो गया। ठीक है, तो ये सब उनकी उपजातियाँ हैं। और भूटांतिक जो लोग जो है वो उपजातियों में डिवाइड होते हैं, और उपजातियाँ इनकी क्या होती हैं, राठ या संगोत्र में डिवाइड होती हैं। राठ और संगोत्र को ही एक बिरादरी के रूप में मानते हैं, और बिरादरी में एक ही बिरादरी में आने वाले लोगों के बीच कभी भी वैवाहिक संबंध इनमें स्थापित नहीं होते थे। ठीक है, इनके भूटांतिकों के स्थानीय समूह, स्थानीय भाषा में भूटांतिकों के समूह को कुंच कहा जाता है, और मुख्य रूप से ये क्या करते हैं, घबला देवता और घुरमा देवता की पूजा करते हैं। जहाँ पर घुरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में, जबकि घबला देवता की पूजा ये संपत्ति आदि के रूप में, संपत्ति व्यापार आदि के रूप में इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ। उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों में मुख्य रूप से आपके कोल, किरात, खस और भूटांतिक आपके पास यहाँ पे आते हैं। ठीक है, कोल क्या थे, किरात क्या थे, खस क्या थे, और इनसे क्या क्या प्रथाएं होती हैं, और क्या क्या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। ठीक है, तो पूरी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की हुई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और नए वीडियो के लिए आप जो अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नया वीडियो आपके पास बहुत जल्दी से फिर से दोबारा आने वाला है, जो कि हम पढ़ेंगे चंद्रवंश के बारे में। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो यानी कि चंद्रवंश के इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।